तो यूपीएससी हिंदी में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। समसामयिक घटना चक्र के साथ मैं यहां पर आपके सामने उपस्थित हूं। ये क्लासेस पहले निशांत सर ले रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण चूँकि वो 60 डेज़ का यूपीपीसीएस के लिए फोकस्ड एक बैच चला रहे हैं जो कि 12 बजे से प्रसारित होता है, तो आप उसे देखना ना भूलें। 2 घंटे का लगभग उसमें वो क्लास लेते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये जो पत्रिका है वो मार्च अप्रैल 2022 से संबंधित है और इसमें 5 राज्यों का चुनाव, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अन्य चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ही खबर है इसमें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो 2022 हुए हैं उनको फोकस्ड करके एक न्यूज़ यहाँ पर बनी है, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के छठे भाग में तो पार्ट 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। तो हम एक बार फिर से समझेंगे कि ये जो चुनाव होते हैं, तो मैं बता रहा था कि अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है राज्य विधानमंडल के संगठन, कार्यकाल, प्रक्रियाएं, विशेषाधिकार और शक्तियां शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो आर्टिकल 168 या अनुच्छेद 168 है वो क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होता है। ठीक है ना, जैसे आपकी लोकसभा होती है, आप कुछ उसी तरह से इसको समझ सकते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक राज्य विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बना होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि धातव्य है कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ द्विसदनीय व्यवस्था भी मौजूद है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि जो विधान परिषद है वो हर स्टेट में है नहीं, केवल मात्र कितने स्टेट, तो 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये केवल 6 राज्यों में अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि संविधान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। अब क्वेश्चन बनता क्या है कि कितने एक्सेप्शंस है, कितने अपवाद हैं। तो 3 स्टेट है, सिक्किम, मिजोरम और गोवा, क्रमशः 32, 40 और 40 सीट के साथ इस प्रावधान के अपवाद हैं। हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन किया जाता है। आपको भी पता है कि हम लोग जो है, जो भी विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं और 18+ जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं और उनका मतदान सूची में नाम होता है, वो मतदान कर सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन में इस आयु को बढ़ा करके जो है घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो ये जो 61वां संविधान संशोधन है वो 1989 यानी कि 1989 में किया गया था। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 326 होता है उसमें जो एज होती है आपके वोट करने के लिए, ठीक है, उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी एक सदस्य को नामित करता है। ठीक है। कार्यकाल पर इसके चर्चा करें तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष का होता है। जब भी इसका प्रथम अधिवेशन होता है, फर्स्ट सिटिंग होती है, तो वहाँ से ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं कोई भी प्रधान मुख्यमंत्री। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि विधान परिषद जो होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, वो एक परमानेंट सदन होता है या परमानेंट हाउस होता है, जिसके प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो 10 मार्च को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों का विधानसभा परिणाम जारी किया है, जिसमें गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल है। सबसे पहले देखते हैं पंजाब को। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग केवल वही देखेंगे। डेट किस डेट को रिलीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो पंजाब है वहाँ पर किसने जीता है। तो आपको पता है कि 92 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो जीत चुकी है। सेकंड कौन था, वो राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। यहाँ पर कुल आरक्षित सीटें जो हैं विधानसभा की 117 है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्होंने आपको बता दिया है कि पंजाब में कुल विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र की जो सीटें हैं वो कितनी है, 117। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर विजयी हुई है। किसे मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो भगवंत मान जी को जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिया गया है। ठीक, भगवंत मान धुरी सीट से जीते हैं और इन्होंने कुल 58,000, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है,
वो देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसी रीजनल पार्टी बन गई है जो कि ठीक है। तो आप ऐसी पार्टी थी, मैं बता रहा था कि क्षेत्रीय ऐसी रीजनल पार्टी है जो कि 2 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ हो चुकी है। गोवा की बात करें तो गोवा में जो है वो टोटल 40 विधानसभा सीट पे चुनाव हो रहा था। पंजाब में 117 पे हो रहा था, गोवा में 40 हो रहा था। ये भी एक्सेप्शनल राज्यों में आता है क्योंकि मिनिमम संख्या होनी चाहिए 60। किसी भी विधानसभा में हाउस के मेंबर्स की मिनिमम संख्या होनी चाहिए 60 और अधिकतम होनी चाहिए 500, ठीक है। बट गोवा उसमें एक एक्सेप्शन है जहाँ पर केवल 40 विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1 भी सीट आरक्षित नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी जीत गई है, 33% वोट कुल उसको मिले थे। अगला देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 1 चरण में चुनाव हुआ। यहाँ पर कुल सीटों की संख्या है 70, जहाँ पर अनुसूचित जाति की 13, अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ बस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर ऑफ सीट्स याद रखनी है। तो उत्तराखंड में कितनी सीट है? 70 है। हालांकि इससे प्रश्न नहीं आता है, बट मैच द फॉलोइंग में जहाँ पर मिलान करो वाले प्रश्न मिलते हैं वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कुल 47 सीटों की विजेत होने के साथ साथ जो है यहाँ पर विजेता पार्टी बनी है। अगला आता है मणिपुर। तो मणिपुर में भी यहाँ पर जो विधानसभा का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा था, तो वहाँ पर भी जो है निर्वाचन कराना, मतलब चुनाव कराना जरूरी था। यहाँ पर जो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है वो 60, ठीक है, जो कि मिनिमम सीट के इक्वल है। यहाँ पर 1 सीट अनुसूचित जाति और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर 19 सीटें, 19 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, ठीक है। बाकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो है जीती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। 18वीं विधानसभा हो रही थी। यहाँ का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। 18वीं विधानसभा थी, ठीक है। 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। कुल सीटों की संख्या 403 है। यहाँ पर 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। परिणाम आपको पता है क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 255 सीटों के साथ एक बार फिर मुख्य पार्टी या विजेत पार्टी के रूप में सामने आई है। कुल 41.3% मत पड़े। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने भारी मतों यानी कि 2,14,835 मतों के अंतर से जीता। यह विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपके सुनील कुमार शर्मा थे, उन्होंने 2,14,000 मतों से जो है जीत हासिल की है, जो कि विधानसभा चुनाव में इतने अंतर का एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना है, ठीक। सबसे कम अंतर की जीत जो है वो धामपुर से है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट्स और है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आलम बदी का नाम आप याद रख सकते हैं, जो कि 86 वर्ष के थे, आजमगढ़ जिले से निज़ामाबाद सीट से जीते हैं, जो कि सबसे बूढ़े या ओल्डेस्ट विधायक हैं। तो ये 5 राज्यों का एक राज्य संक्षिप्त विवरण है, जिसमें गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि गोवा में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो गोवा में 40 सीटें हैं कुल, मणिपुर में है 60, पंजाब में है आपके 117 सीट, उत्तराखंड में है 70 और उत्तर प्रदेश में है 403 सीट। आपको ये भी पता है कि कौन सी पार्टी जीती, तो भाजपा, भाजपा, ठीक है ना। तो पंजाब में आप, अकाली दल वहाँ पे एक फेमस पार्टी हुआ करती थी, जो कि बीजेपी के साथ मिलकर के जो है सीट बनाती थी, और वहाँ पे जो भगवंत मान है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला जो एक नॉर्मल सी न्यूज़ थी वो ख़त्म हुई। इसके बाद आता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सभी लोग इसको ध्यान देंगे। इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लेना। और इसका अगर आप लोग नोट्स बना सके कॉपी पेन लेकर के, तो कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाइए। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब समर्पित किया, तो 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को देश को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है किसकी, तो 11वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक, चिंतन
और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। तो किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये भी याद रखना है कि ये जो प्रतिमा है ये बैठी हुई प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? बैठी हुई प्रतिमा है। और ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग आइडल है। ठीक है ना? ये क्या है? ठीक, सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग आइडल है ये वर्ल्ड की। ठीक ना? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है। ओके, आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ये प्रतिमा स्थित कहाँ पर है? ये प्रतिमा स्थित है शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद में शमशाबाद एक स्थान है, वहाँ पर ये प्रतिमा त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रतिमा है वो शमशाबाद स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम, एक चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम है, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम, वहाँ पर स्थित है। और वो आश्रम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, आपका शमशाबाद स्थान पर। ठीक है ना? प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की है। ठीक है ना? जो 11वीं शताब्दी के दार्शनिक चिंतक और भक्ति संत थे। उल्लेखनीय है कि 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया गया है। 13 दिन का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर इनका 1000 साल जो है सहस्राब्दी मनाया जा रहा था समारोह, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। यानी कि 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको किया गया है। इसकी विशेषताएं हम लोग जानते हैं। सबसे पहला कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समता मूर्ति कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 216 फीट है। 54 फीट आधार पर बना है। जो आधार है उसको बोलते हैं भद्रवेदी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जिस आज ये आधार है टोटल, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका आधार बनाया गया है, इसको बोलते हैं भद्रवेदी, जो 54 फीट का है। ठीक है? और इसकी जो परिकल्पना है रामानुजाचार्य की प्रतिमा की, वो श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। ठीक है ना? तो इसीलिए ये कहाँ पर, किस आश्रम में स्थापित हुई है? उसी आश्रम में। ठीक ना? श्री चिन्ना जीयर स्वामी, पूरा नाम है आश्रम का त्रिदंडी श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम, जो कि शमशाबाद, हैदराबाद में आपका अवस्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में बताया जा रहा है कि इसमें भद्रवेदी है, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। अब त्रिदंडम क्या है? ये जो टोटल ये जो दंड लिया हुए हैं ये पीछे, ठीक है ना, इसकी जो लंबाई है ये 135 फीट की है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि ये पंचलोह धातुओं से मिली है। पंचलोह धातुओं में क्या क्या होता है? तो चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता और सोना। ठीक है ना? ये हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें क्या क्या होता है। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसके बाद आपका टिन होता है, आयरन होता है और कॉपर होता है। देखिए इसमें जिंक और टिन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया था, जो मैं नोट्स अपने बनाया था, उसमें 5 धातुएं जो मैंने बताई हैं वो थी। यहाँ पर जस्ता लिख रहा है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर दूंगा देख करके। आगे देखते हैं कि रामानुजाचार्य की जो मूर्ति स्थापित है वो 120 किलोग्राम स्वर्ण धातु से निर्मित है, यानी कि 120 किलोग्राम सोने से बनी हुई मूर्ति है। ठीक है ना? जो भद्रवेदी के अंदर स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम यानी कि नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अब मैं बताने वाला हूँ कि चीन स्थित, आपको पता है कि चीन हर जगह जो है घुसा हुआ है, तो चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने 1600 टुकड़े में इस मंदिर को बनाया, मूर्ति को बनाया, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को, और भारत को वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। और भारत में क्या हो रहा है, इन टुकड़ों की असेंबलिंग की जा रही है। ठीक है ना? इन टुकड़ों को जोड़ा जा रहा है। तो किसने बनाया ये इंपॉर्टेंट है, चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन। ठीक है? चीन की एक कंपनी है एरोसन कॉरपोरेशन, उसने इस मूर्ति को बनाया। कितने टुकड़ों में बनाया? 1600 टुकड़े, 1600, इतने टुकड़ों में बना करके भारत भेज दिया। और भारत में क्या हो रहा है, इसका असेंबलिंग किया जा रहा है, इसको जोड़ करके मूर्ति रूप दिया जा रहा है। ठीक है? आइए कुछ और जानते हैं, रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है? थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है? जो कि बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 302 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई है 216 फीट।
आगे देखते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम कैसे नामकरण इसका पड़ा। तो रामानुजाचार्य जो है आस्था, पंथ, जाति इत्यादि के पहलुओं पर समानता का विचार प्रस्तुत करते हैं। वो एक इक्वलिटी देखना चाहते थे आपके समाज में, इसलिए इसका नाम जो है समता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पड़ गया। नेक्स्ट कहते हैं तो रामानुजाचार्य के बारे में कुछ ब्रीफ दिया हुआ है कि वैष्णव परंपरा से संबंधित थे, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11वीं शताब्दी के थे, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, ठीक है। जो आपके शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसको जो है सर्वप्रथम इन्होंने खंडन किया। इन्होंने जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे उसमें वेदांत सार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि है, ठीक है। श्री भाष्य रामानुजाचार्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे एक प्रश्न तो जरूर आना चाहिए। ये जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इससे एक प्रश्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन यानी कि यूपीपीसीएस में जरूर आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर दर्शन और दार्शनिकों का नाम, तो श्री भाष्य जो है रामानुजाचार्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब जो मैं बाकी कह रहा था कि दर्शन और दार्शनिक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे अद्वैतवाद, तो इसको आदि शंकराचार्य महोदय ने दिया था 8वीं शताब्दी में। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। तो ये प्रश्न जो है ये मुझे लगता है कि 3 से 4 बार कम से कम कहीं ना कहीं तो पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के विषय में, ये जरूर याद कर लीजिए, चाहे जैसे घोट लीजिए, बस आपको घोटना है। 2 तो अभी आपको याद हो जाएगा। पहला शंकराचार्य महोदय ने दिया था अद्वैतवाद और उसी का खंडन किया था विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने, ठीक। तो 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में 2 महान जो दार्शनिक हुए वो ये लोग थे। उसके बाद मध्वाचार्य जिन्होंने अद्वैत की जगह पर अ हटा दीजिए केवल द्वैतवाद दिया, जो कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में दिया मध्वाचार्य ने। फिर शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य महोदय ने दिया, वल्लभाचार्य महोदय ने दिया। इन्होंने क्या किया कि जो द्वैतवाद था उसको और शुद्ध कर दिया, तो शुद्धाद्वैतवाद हो गया। और 5वां था जो द्वैतवाद था उसी में द्वैता यानी कि एक द्वैत और दे दिया, तो द्वैताद्वैतवाद दिया। तो 5 हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जो निम्बर्काचार्य ने दिया। सबसे पहले 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य महोदय ने अद्वैतवाद दिया। अद्वैतवाद के बाद विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य महोदय ने दिया। फिर केवल द्वैतवाद आपके मध्वाचार्य ने दिया, ठीक। इस द्वैतवाद को फिर शुद्ध कर दिया आपके वल्लभाचार्य ने, तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया। और द्वैतवाद में एक द्वैत और लगा दिया, तो द्वैताद्वैतवाद आपका निम्बार्काचार्य महोदय ने दिया। तो ये आशा करता हूँ कि 5 चीज़ याद हुई होगी। अब कुछ इधर भारत में पिछले 2015 से आई थिंक 14 के बाद हम कह सकते हैं कि प्रतिमाएं बनाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के रूप में जो है, या बाहर से टूरिस्ट आए, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए और भारत की संस्कृति को विश्व में एक तरह से स्प्रेड करने के लिए कुछ पहल की गई है, जिसमें सबसे बड़ी एक प्रतिमा आपकी बनाई गई 7 फीट की ये है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद जो दूसरी, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, आपको पता है केवड़िया गुजरात में अवस्थित है। इसके बाद दूसरी जो शिव भगवान की प्रतिमा एक स्थापित की गई 351 फीट की, स्टैचू ऑफ बिलीफ बोला गया इसको, ये नाथ द्वार राजस्थान में निर्माणाधीन है अभी, जो 351 फीट की है, 351 फीट की है, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ बोला गया, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत की। उसके बाद है ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो कि 216 फीट की है, अभी आपको मैंने बताया, एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम है, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में जानिए। वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, पूरे विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में जानते हैं, जो हमने जान भी लिया है कि 16 नवंबर को इसका अनावरण हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया 5 फरवरी को, ठीक है। ये जैनाचार्य सुरेश्वर जो स्टैचू ऑफ पीस है, ये अलग एक मूर्ति है, जो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जैनाचार्य थे, उनकी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस। तो कुल मिलाकर के 4 प्रतिमाएं आपको याद रखनी है। पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरा है स्टैचू ऑफ पीस, तीसरा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और चौथा है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो यहाँ पर अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है, स्टैचू ऑफ पीस जो है वो आपका सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इसका अनावरण
किया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 151 फीट है, ये कुछ इंच लिखा हुआ है, ठीक है। तो 151 इंच जो है ये टोटल लंबी है, मतलब कुल मिला के 13-14 फीट के आसपास की है, ठीक है ना। ये अष्टधातु प्रतिमा है। अष्टधातुओं में क्या क्या आता है? तांबा प्रमुख होता है और बाकी 7 धातुएं और होती हैं, इसलिए उसको अष्टधातु कहते हैं, ठीक है। यह प्रतिमा जो है पाली राजस्थान जैतपुर में श्री वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है, ठीक है ना। थे कौन? वल्लभ महाराज जो थे वो जैन संत थे। आपको पता चल चुका है कि सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश का प्रचार करते थे। अब अगला आता है केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट जो है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आपके पेड बैचेस में भी क्लियर कराया गया है। इसके अतिरिक्त इस पर बहुत सारे लेक्चर्स जो है ऑलरेडी यूपीएससी हिंदी के द्वारा समय समय पर बनाए जाते रहे हैं। मैं इस बार के बजट की कुछ चीज़ें जो है आपको जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे बजट के जो संगठक होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, यानी कि 2022-23 के कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पर देखते हैं। तो पेंशन से 4%, केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं 9% उसमें दिया गया है। जो ब्याज अदा करेगी सरकार वो 20%, जैसे कहीं किसी जगह से मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से जो लोन ले रखा है भारत सरकार ने उसको जो अदा करेगी उसके लिए 20% है। रक्षा को 8% जो है दिया गया है। कर और शुल्क राज्यों का हिस्सा इस सब में 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो है आर्थिक सहायता 8%, पेंशन के ऊपर 4%, ठीक है। प्राप्ति के स्रोत कैसे कैसे हैं? प्राप्ति के स्रोत में अगर हम बात करें तो आयकर 15%, जीएसटी 16%, ठीक है, और निगम कर 15%। इस तरह से जो है सीमा शुल्क को 5%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसको जो है 7% इत्यादि रखा गया है। उधार और अन्य देयताएं जो कि 35% है उनको इस तरह से काउंट नहीं किया जाता है। तो प्राप्ति के स्रोत में आप ये याद रखें कि जीएसटी से 16% मैक्सिमम, उसके साथ साथ आयकर से 15% जो है वो सरकार को प्राप्त होता है, ठीक। ये वो चीज़ है जो सरकार खर्चा करने के लिए रखी हुई है, मतलब उसने ये सोच रखा है कि कितना खर्चा करना है किस सेक्टर में और कहाँ से कितने पैसे बटोरने हैं, जुटाने हैं, ठीक है ना, कलेक्ट करना है, वो प्राप्ति के संगठन है। अब हम देखते हैं कि किसी भी बजट में जब एक बजट प्रस्तुत होता है तो किस तरह से प्रस्तुत होता है। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि 2020-21 में कितना वास्तविक रूप से रखा गया, कितना बजट का अनुमान रहा और संशोधित अनुमान कितना घट या बढ़ के पहुँचा। उसी प्रकार 2022-23 में क्या बजट का अनुमान है। इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये देखेंगे कि 2021-22 में बजट का अनुमान कितना था सरकार के द्वारा जब पेश किया गया और संशोधित अनुमान कितना हो गया। जैसे मान लीजिए 17,88,424 रुपये का एक बजट अनुमान राजस्व प्राप्तियों में रखा गया था जो कि बढ़ के आपका 20 लाख, तो संशोधित अनुमान आपको पता ही है कि 20,78,936 पहुंच गया। कहने का मतलब है कि सरकार एक बजट अनुमानित बजट देती है कि इतना पैसा खर्चा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए राजस्व प्राप्तियों पे इतना उनको राजस्व प्राप्ति के लिए एक अनुमान था, परंतु राजस्व प्राप्तियां जो हुई वो 20,78,000 समथिंग करोड़ रुपए से ऊपर हुआ है। सारा डेटा जो है करोड़ में दिया हुआ है, ठीक। परंतु ये संशोधित अनुमान है, अभी ये एक्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ घट भी सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए 2020-21 के लिए वास्तविक आ चुका है तो यहाँ पर वास्तविक दिया गया है कि वास्तव में इतना खर्चा हुआ। इस संशोधित के बाद एक वास्तविक अनुमान भी आएगा जो इस समय तक शायद आ चुका होगा क्योंकि बजट पेश हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक। अब इस बार का जो बजट अनुमान है वो कितना है? 22,04,422 रुपये, ठीक है। ये किसको लेकर के है? केवल राजस्व प्राप्तियों को लेकर के है, ठीक। तो आपको पता है बजट अनुमान पेश हो गया, अब एक संशोधित अनुमान आएगा और उसके बाद जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर बजट आएगा तो इस वर्ष का जो वास्तविक होगा वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो किस किस प्रकार पैसे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं ये सब आप बेसिक इकोनॉमिक्स में कवर कर चुके हैं। मैं आपको केवल जो स्कीम्स स्टार्ट हुई हैं मैं आपको वो बताऊंगा जिससे प्रश्न आने की संभावनाएं कहें या बिल्कुल प्रश्न आएगा ही आएगा, ऐसा आप देखिए, ठीक है। देखिए बजट घोषणा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत बजट में भारत एट द रेट ऑफ 75, ठीक है ना, ये पेश किया, मतलब 75 से लेकर के भारत एट द रेट ऑफ 100 जो है इसको पेश किया गया, यानी कि अगले 25 साल का एक रोड मैप
प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अमृतकाल, ठीक है ना। अमृतकाल यानी कि अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देते हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना, रूपरेखा इत्यादि को लेकर के जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। और ये जो अमृत महोत्सव मना रहा है भारत आज़ादी का 75वें वर्ष से लेकर के 100वें वर्ष तक मनाएगा, तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अब अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, ठीक। तो भारत जो एट द रेट ऑफ 100 है, वो दृष्टिकोण निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर ही कर दिया गया था, ठीक है। और इस वर्ष जो अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर है वो 9.2 की है। कितनी है? 9.2% की आर्थिक वृद्धि दर है। लक्ष्य क्या क्या है? सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास। किस पर? सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास करेंगे। यानी कि जितने भी छोटे सेक्टर हैं, स्मॉल या माइक्रो सेक्टर्स हैं, सूक्ष्म सेक्टर्स हैं, उन पर जो है बल देंगे और समग्र विकास करेंगे। फिर कह रहा है प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन। मतलब जितना भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रौद्योगिकी जनित विकास मतलब जितना टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रोथ हो सकती है, और ट्रांजिशन ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक दोनों को मिला करके जो ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है आपका निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सदचक्र, यानी कि वर्चुअस साइकिल, ठीक है। 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जो देखते हैं क्या क्या है। पहला है पीएम गति शक्ति। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम गति शक्ति प्लान चल रहा है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन आ रहा है, ठीक है, पीएम डिवाइन आ रहा है। फिर समावेशी विकास, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है। फिर निवेश का वित्त पोषण कर रहे हैं, और उत्पादकता संवर्धन और उदीयमान अवसर, ये सारी उदीयमान अवसर जो है, ये भी मैंने अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब साथ में हम लोग वो लाइब्रेरी के बाद जो डिस्कशन रखते हैं, डिस्कशन आवर में मैंने ये प्रश्न पूछा था उदीयमान स्कीम का। चलिए देखते हैं बारी बारी। पीएम गति शक्ति क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन मुझे लगता है कि 90% चांस है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति क्या है? आर्थिक विकास, सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रथा है। 7 इंजन, इसके कितने इंजन है? 7 इंजन है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन यानी कि तो पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन जो भी है, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना इसमें जो है संचालित होती हैं। तो याद रखना है कि पीएम गति शक्ति में कितने इंजन है? तो 7 इंजन है। कितने इंजन है? 7 इंजन है। उद्देश्य क्या है? विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक सहक्रिया का विकास, यानी कि कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, और उसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक सहक्रिया है, उसका भी विकास किया जाएगा। फिर सड़क परिवहन में देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि 2022-23 में एक्सप्रेस वे हेतु पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान का प्रतिपादन करना है। 25,000 अतिरिक्त किलोमीटर जो है जोड़ा जाएगा, ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक संसाधनों के संपूर्ण हेतु वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों में 20,000 करोड़ रुपए जुटाना भी इसका एक प्लान है। मोड ऑपरेटर में डाटा विनिमय हेतु यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप जो है वो आपका मोड ऑपरेटर में काम किया जा रहा है। यात्रियों तथा सामान को ले जाने के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॉक OSMS, ठीक है, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॉक की सुविधा दी जाएगी। फिर 2022-23 में ही PPP मॉडल के तहत 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करना है, ठीक है। तो कितने लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टार्ट किए जाएंगे? 4 की जो है PPP मॉडल बेस्ड जो है 4 इस तरह के लॉजिस्टिक पार्क सही किए जाएंगे। फिर रेलवेज में क्या किया जा रहा है कि एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क जो है पार्सलों के प्रेषण की सुविधा के लिए स्टार्ट किया जाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कवच क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कवच क्षेत्र का विस्तार किया। तो जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने कवच की अवधारणा जो है प्रस्तुत की है। तो कवच होता क्या है? बेसिकली जैसे कर्ण जो थे उनको कवच और कुंडल मिला था, ठीक है, भगवान सूर्य से जब वो पैदा हुए, ठीक। उसी प्रकार कवच जो है वो हमारे रेलवेज को जब भी डिरेल होती है ट्रेन, मतलब कि पटरी से उतर जाती है, इस प्रकार का कोई भीषण एक्सीडेंट होता है, तो उससे बचाने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर को अभी जो है कवच के उससे जोड़ा जाएगा कि अगर एक्सीडेंट होता भी है तो यात्रियों को उतनी जान माल की हानि ना हो, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि विगत 3 वर्षों में के दौरान नई पीढ़ी के 400 वंदे भारत, जो वंदे भारत या T18 ट्रेन है, उसकी 400 वंदे भारत का विकास किया जाएगा। विगत 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
ठीक है। और रेलवे स्टेशनों के मध्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा, ठीक। पर्वतमाला आता है। पर्वतमाला जो योजना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। पर्वतमाला में क्या करते हैं, दीर्घकालिक विकल्प के रूप में पीपीपी मॉडल के तहत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, यानी कि पर्वतमाला में पर्वतों पर जो रोपवे लगता है, जो ऐसी आपको पता होगा ऐसी ट्रेन टाइप की होती है, ठीक है ना, जो पर्वतों पर एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होती है, उसको विकसित किया जाएगा, ठीक है। पीपीपी मॉडल के तहत ही किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल के तहत किया जाएगा। और फिर उसके अतिरिक्त अवसंरचनाओं हेतु जो है क्षमता का विकास। फिर आता है नेक्स्ट आप समावेशी विकास के लिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या किया जाएगा। तो 2023 को कद्दन वर्ष, ये गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, कद्दन मतलब होता है मिलेट। तो 2023 को राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया गया है। तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी का भुगतान किया जाएगा। फिर उसके अलावा रसायन मुक्त, मतलब किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो भी गंगा का बेल्ट है, ठीक है। तो जो गंगा का बेल्ट है, ठीक है, उसके किनारे 5 किलोमीटर को कृषि के लिए विशेष रूप से, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड होगी, आपको भी पता है कि जो गंगा है वहाँ पर जो है नई सॉयल लेकर के आती है, ठीक है। तो खादर सॉयल जो वहाँ पे आई रहती है। नेक्स्ट कह रहा है कद्यान्न उत्पादों में फसलों परांत मूल्य संवर्धन उपयोग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करेंगे, मतलब इंटरनेशनली जो उसको ब्रांड एक देंगे। फिर किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाओं में पीपीपी मॉडल के थ्रू किया जाएगा, मतलब ड्रोन्स का प्रयोग सिखाया जाएगा। फिर स्टार्टअप है तो ये वित्त पोषण करेंगे, ठीक है। और सम्मिश्रित पूंजी कोष को नाबार्ड से सहायता देंगे। जो सम्मिश्रित पूंजी कोष है को नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद आता है केन बेतवा लिंक, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की लेक्चर केवल 30 मिनट की है कि ज़्यादा परेशानी ना हो, पहली लेक्चर है। इसके बाद जो भी लेक्चर बनाऊंगा कोशिश करूंगा कि 1 घंटे प्लस रहे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने कवर की हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो छोड़ दी हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसे अगर आपका समय बचेगा तो ही पढ़िएगा। चलिए, आपकी अग्रिम जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।